नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ऑनलाइन आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो हिंदी है, उस हिंदी को जानने के लिए दो विधाएं अपने को काम में लेनी पड़ती हैं, एक तो साहित्य और दूसरा व्याकरण। अब ये जो हिंदी है वो अपनी एक भाषा है जिसको आप मूल रूप से राजभाषा है वो कह सकते हो, क्योंकि संविधान में जो दर्जा मिला वो राजभाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। वैसे आजकल क्या है कि इसको मातृभाषा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि अधिकांशतः घरों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और बच्चा है वो सबसे पहले माता से यही भाषा सीखता है और जानते हैं कि माता से जो भाषा सीखी जाती है वो मातृभाषा होती है। दोस्तों, काफी ऑनलाइन वीडियोस वगैरह भी देखता हूं और कई ऐसी मार्केट में किताबें वगैरह भी आई हुई हैं जिसमें काफी अशुद्धियां हैं, उच्च अशुद्धियां हैं, उनके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जानेंगे कि भाई आज जो हिंदी भाषा अपन पढ़ रहे हैं या हिंदी भाषा की अगर चर्चा अपन कर रहे हैं तो इस हिंदी भाषा में एक तो साहित्य की बात आती है, दूसरी व्याकरण की बात आती है। व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में अपन ने पहले चर्चा कर ली थी और साहित्य की बात है वो आगे आएगी। लेकिन उससे पहले जैसे बार बार एक शब्द अपन काम में ले रहे हैं भाषा, उस भाषा के संबंध में थोड़ी सी एक बात है वो पुनः मैं चर्चा कर देता हूं, क्योंकि कई बच्चों के व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी आए कि बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन क्या करें, कई जो शिक्षक हैं वो इस तरीके से बताते हैं कौन सी छोटी इकाई है, कौन सी पूर्ण इकाई है, किसको क्या कहा जाता है। तो अपन बिल्कुल हर चीज का लॉजिक है वो प्रत्यक्ष रूप से लेकर के चलेंगे और उस आधार पर सिद्ध भी करेंगे। और दोस्तों, जब हिंदी में समस्या आती है तो उसका निस्तारण वो संस्कृत करती है, क्योंकि सबकी जो जननी भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो अपन सबसे पहले इस भाषा शब्द की चर्चा करते हैं। भाषा जो शब्द बना है वो भाष धातु से बना है। भाष, भाष का मतलब है कहना, बोलना, अपने विचार प्रकट करना। अब जब यही बात आई कि कहना, बोलना या अपने विचार प्रकट करना, और विचार जो होते हैं वो हमेशा मन से पैदा होते हैं और मन से जो भी चीज पैदा होती है उसको भाव कहते हैं। तो अपने भावों को जो प्रकट किया जाता है उसका माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। तो अपन कहते हैं कि भाई भाष यानी कहना, बोलना, उसमें जैसे ही आ प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भाषा, और आ प्रत्यय जो भी जुड़ता है वो हमेशा स्त्रीबोधक शब्द का निर्माण करता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाषा शब्द है वो स्त्रीवाचक है, यानी स्त्रीबोधक है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर किसी भी रचना का नाम आता है, कोई भी रचना का अगर नाम आता है तो रचना का नाम हमेशा पुल्लिंग में आता है, क्योंकि संस्कृत में नपुंसक लिंग चलता है लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। रचना का जैसे नाम आ गया, बाइबिल आ गया, कुरान आ गया, या फिर जैसे किसी भी कवि की रचना, उस रचना का अगर नाम आएगा, रामचरितमानस अगर आ गया तो हमेशा पुल्लिंग में आएगा। लेकिन उसके साथ में अगर पुस्तक शब्द जुड़ जाता है तो उसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए अपन ने ये कहा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, बिल्कुल वाक्य सही है, लेकिन अपन ये कह दें कि तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक पुस्तक लिखा या लिखी, क्यों? क्योंकि पुस्तक शब्द जुड़ गया। तो ध्यान रहे कि भाषा शब्द वो स्त्रीलिंग होता है, भाष इसमें धातु होता है, इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो भाषा है इसको व्यक्ति तीन प्रकार से दूसरे के सामने रखता है। एक तो संकेत माध्यम में, उसके बाद में मौखिक रूप से, और उसके बाद में लिखित रूप से। तो अपन कह सकते हैं कि इसका पहला जो माध्यम हो गया वो सांकेतिक हो गया। काफी बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि भाषा का मूल माध्यम क्या होता है? सांकेतिक, यानी पहला माध्यम क्या होता है? रीति में पूछा हुआ प्रश्न। दूसरा जो माध्यम होता है वो मौखिक होता है, मौखिक। अब ये सांकेतिक है, बिल्कुल आप जानते हो, गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं उनको संकेत के माध्यम से समझाया जाता है, या फिर नवजात शिशु जो होता है थोड़ा बहुत बोलना या समझना शुरू करता है तो उसको भी संकेत के माध्यम से ही अपन समझाने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद में अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं वो लिख करके अपनी भाषा का संप्रेषण है वो अन्य के सामने कर नहीं सकते,
तो उस स्थिति में वो मौखिक रूप से करते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है नंबर 3 पे, लिखित माध्यम। अब ये लिखित माध्यम है, उसकी चर्चा अपन यहां करने वाले हैं। तो मूल रूप से अपन ने जाना कि भाषा है वो, उसका रूप सांकेतिक भी होता है, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। और जिस भाषा का रूप लिखित हो जाता है वो भाषा लंबे समय तक विराजमान रहती है। अब आगे की बात यही, यानी मूल जो भाषा को लंबे समय तक अगर रखना तो उसका रूप है वो लिखित आएगा। और यही कारण है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ध्यान रहे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना वो वर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि वर्ण का जो रूप होता है वो कैसा होता है? लिखित होता है। लेकिन कोई ये कहते कि मौखिक दृष्टि से, यानी मौखिक नाम जुड़ गया तो ही, कि मौखिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब आपका उत्तर है वो ध्वनि होगा। मतलब उत्तर दोनों ही सही है, लेकिन जो फेर है वो केवल शब्दों का है। तो मौखिक नाम अगर जुड़ता है तो सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि होती है। क्योंकि ध्वनि जो है जरूरी नहीं है वो वर्ण की बने, वो अक्षर की भी बन सकती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, इसमें भी ध्वनि आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि अब क्या मैंने कहा वो मौखिक रूप से ध्वनि हो गया, लेकिन इसका रूप अपन देखते हैं, रूप अगर संवारते हैं, भाषा को अगर बनाते हैं तो वो किस रूप में बनाते हैं? लिखित रूप में बनाते हैं। तो एक विशेष रूप से ध्यान रखें, काफी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शंस में वर्ण भी आया है, ध्वनि भी आया है, तो अपना उत्तर क्या होना चाहिए कि वर्ण हो, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है? ध्वनि है। तो अपन बात करते हैं वर्ण, ध्वनि, फिर उसके बाद में जैसे शब्दों पे चलते हैं, शब्दों के बाद में जैसे अपन वाक्यों पे चलते हैं। अब जैसे सबसे पहले अपनी बात आ गई, अपने सामने वर्ण आ गया साहब, वर्ण, वर्ण, ये वर्ण, वर्ण के बाद में जैसे मान लीजिए आपने ये क लिखा वर्ण है, ए लिखा वो भी वर्ण है, मैं लिखा वो भी वर्ण है, ए लिखा वो भी वर्ण है, ल लिखा वो भी वर्ण है, ए लिखा वो भी वर्ण है। अब इस वर्ण को जब अपन मिलाते हैं इसमें तो क पूरा बन जाता है, इसमें ए अगर मिलाते हैं तो मैं पूरा बन जाता है, ल में ए मिलाते हैं तो ल पूरा बन जाता है। यानी कहने का मतलब अपने सामने शब्द कमल आ जाता है। अब इस कमल शब्द को बनाने के लिए ध्वनियों का अपन ने सार्थक प्रयोग किया है। तो ध्वनियों का जो सार्थक समूह होता है उसको अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वैसे शब्द वाला जो टॉपिक आएगा पुनः उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक रूप से इसको जानना चाह रहे हैं। जस्ट उसके बाद में अपन जैसे ही सार्थक शब्दों का समूह करते हैं तो एक इकाई और बन जाती है जिसका नाम क्या होता है? वाक्य होता है। तो किसी भी भाषा की जो व्याकरण होती है वो 3 इकाइयों पर निर्भर रहती है, जिसमें से एक वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार और तीसरा क्या है? वाक्य विचार है। दोबारा एक चीज मैं बता रहा हूं कि कोई ये कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघु इकाई, तो सबसे लघु इकाई है वो कौन सी होगी? वर्ण हो गई। लेकिन कोई ये कहते कि मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, तो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। अब कोई ये कहते कि वर्ण का मौखिक रूप क्या? ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या? वर्ण। वर्ण का मौखिक रूप क्या? ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या? वर्ण। फिर उसके बाद में जैसे अपन कहते हैं कि भाई वर्ण और ध्वनि का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ छुपा हुआ ही नहीं होता है, क्योंकि अकेलियां विखंडित ध्वनियां होती हैं जिनके कभी टुकड़े नहीं होते हैं। ध्वनि अपन कहते हैं कि अखंड होती हैं। बचपन में परिभाषा भी पढ़ी होगी कि मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसके कभी टुकड़े नहीं होते वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। बात सही है, क्योंकि इसके टुकड़े होते नहीं। अब जो शब्द होता है, ये शब्द जो होता है वो हमेशा अर्थ को लेके आता है। अर्थ, अब अर्थ सहित जो आएगा उसको अपन कह सकते हैं स, यानी सहित, और किसके सहित? अर्थ और की, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सार्थक। तो कोई ये कहते कि सार्थक, सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो नाम आ जाएगा शब्द। या फिर अपन ये कह देंगे कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। उसके बाद में बात आती है वाक्य की। तो वाक्य जो होता है उसमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। तो जहां पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी उस इकाई का नाम क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य हो गई। अब
आज जो चर्चा कर रहे हैं वो वाक्य के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। देखो सिलेबस जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं तो अपने को परिश्रम वो ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। ये मत देखना कि कौन सी वीडियो में कितना पढ़ाया जा रहा है, किस व्यक्ति ने क्या बताया है, कौन सी चीज आपके सामने नहीं आ रही है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि अनावश्यक मेहनत है वो करते रहते हैं, और जिस सब्जेक्ट में अनावश्यक मेहनत ज्यादा होती है, मतलब अनावश्यक मेहनत करते हैं, उसमें नंबर बनने का चांस भी कम रहता है। तो इसके बजाय जो कठिन सब्जेक्ट है उसमें आप अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत, जिसने संस्कृत ली है, जिसने अंग्रेजी ली है, उनके सामने ये दोनों या तीनों भाषाएं जो हैं वो नियमों के द्वारा बांध करके उनको क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो अपने सामने जो इकाई आ रही है उसका नाम है वाक्य। वाक्य जो होता है वो भाषा की पूर्ण इकाई होता है। पहली बात आपको यही याद रखनी है कि भाषा की पूर्ण इकाई क्या है, वाक्य। दूसरी बात यह कि पूर्ण इकाई क्यों है, क्योंकि अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ प्राप्ति, और अर्थ की प्राप्ति होती है वो पूर्ण प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई बराबर वाक्य। वाक्य जो होता है वो वच धातु से बनता है, और वच धातु में जब ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो वाक्य शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसको आप व्युत्पत्ति भी कह सकते हो। निष्पत्ति मतलब बन गया, व्युत्पत्ति मतलब उसकी रचना कर रहे हो। अब वच धातु का मतलब होता है वाचन करना, यानी बांचना या फिर पढ़ना। अब किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं तो अर्थग्रहण तो किया ही जाता है। बात आ गई ना, अर्थग्रहण, अर्थग्रहण तो किया ही जाता है। अर्थग्रहण अगर किया जाता है तो वो वाचन हो गया, और वाचन शब्द वो किससे बना, वच धातु से बना, और वच धातु में ये प्रत्यय जोड़ दिया, तो यानी कहने का मतलब अर्थ की प्राप्ति जिससे हो जाती है वही इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। अब मित्रों, वाक्य के संदर्भ में हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आते हैं। वाक्य जब अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर अपने को मूल रूप से निम्न बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर पढ़ा जाता है, किसी भी चीज को अगर सीखा जाता है, तो उसमें बिंदु बना देने चाहिए। क्योंकि बिंदु, जैसे मान लीजिए किसी भी शहर को अगर जाना है तो बीच में बस स्टॉप होते हैं, और उस बस स्टॉप से अपन उस शहर का अंदाजा ना वो लगाते रहते हैं कि अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया। तो उसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से अगर चलना है, या फिर अपने दिमाग को सही तरीके से अगर चलाना है, या किसी भी वस्तु को लंबे समय तक अगर याद रखना है, तो आप इनको एक बिंदु में बांट लीजिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि भाई वाक्य में क्या याद करना है। तो वाक्य के अंदर सबसे पहले आपको वाक्य के अंगों के बारे में जानना है। वाक्य के अंग, परिभाषा अपन जानते हैं। अंग के बाद में वाक्य के प्रकार जानना है कि वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब वाक्य के जो प्रकार है वो वाक्य विभाजन में आते हैं या वाक्य विभेदीकरण में आते हैं, विभेदीकरण में। उसके बाद में जैसे मान लीजिए वाक्य परिवर्तन, आपको पता होना चाहिए वाक्य परिवर्तन। ये 3 बातें जो व्यक्ति जानता है वो अपने 4 या 5 प्रश्न है वो सही करके आ जाता है, और जो इन तीनों में से एक चीज को अगर छोड़ देता तो 1 या 2 प्रश्न वो गलत होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाक्य के अंग। तो ध्यान रहे कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक का नाम है उद्देश्य और दूसरे अंग का नाम है विधेय। विधेय, उद्देश्य और विधेय, बात वाक्य की कर रहे हैं, अंग भी वाक्य के ही हैं। एक का नाम उद्देश्य है, दूसरे का नाम विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है, आप कह दो कि कर्ता है उद्देश्य। कोई ये कहते कि कर्ता का विस्तार क्या है, आप कह दो कर्ता अगर उद्देश्य है तो कर्ता का विस्तार उद्देश्य का विस्तार। दूसरी बात आप ये कह दो कि विधेय क्या है, क्रिया है। तो कोई ये कहते कि विधेय का विस्तार क्या होता है, तो आप कह दो क्रिया का विस्तार बराबर विधेय का विस्तार। यानी बिल्कुल आप इस चीज को जान गए कि कर्ता या कर्ता का विस्तार तो उद्देश्य, उद्देश्य के विस्तार में आ जाता है। क्रिया या क्रिया का विस्तार विधेय या विधेय के विस्तार में आ जाता है। अब उद्देश्य होता कहां है, कैसे इसकी पहचान करें, वो तो जैसे विभेदीकरण में अगर आएंगे तो उसके आधार पे अपन कर सकते हैं। तो पहली बात जो अपने बिंदु बनाया था कि अंग, दूसरा बनाया था कि प्रकरण, प्रकार या विभेदीकरण, तीसरा बनाया था परिवर्तन। तो उस आधार पे अपने को जानना। अब जैसे ही विभेदीकरण जो किया जाता है वाक्य का, वो 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रचना का।
रचना के बाद में नंबर 2 पे अगर लेते हैं तो नाम आता है अर्थ का, और नंबर 3 पे अगर लेते हैं तो नाम आता है क्रिया का। क्रिया का तो सबसे पहले नाम आया, सबसे पहले रचना, दूसरा अर्थ और तीसरा क्रिया। तो ये बात भी अपने दिमाग में बिठा ली कि अंग जैसे या उद्देश्य और विधेय, विभेदीकरण जहां भी नाम आया रचना, अर्थ और क्रिया। और परिवर्तन अगर पूछा जाता है तो ध्यान रहे, सरल वाक्य को परिवर्तित अगर किया जाता है तो या तो वो मिश्रित वाक्य में पूछेगा और या फिर वो संयुक्त वाक्य में पूछेगा, संयुक्त वाक्य में। तो एक तो परिवर्तन है वो रचना के आधार पे पूछा जाता है, और दूसरा जो परिवर्तन है वो क्रिया के आधार पे पूछा जाता है, क्रिया के आधार पे। तो क्रिया के आधार पे जो वाक्य होता है उसमें हो सकता है अपने सामने कर्तृवाच्य आ जाए, तो कर्तृवाच्य को वो कर्मवाच्य में पूछेगा, कर्मवाच्य में। अगर कर्मवाच्य में नहीं पूछेगा तो भाववाच्य में पूछेगा। अब एक बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि कर्तृवाच्य का कभी भी परिवर्तन अगर किया जाता है तो या तो कर्मवाच्य में किया जाता है या भाववाच्य में, दोनों में नहीं होता। लेकिन सरल वाक्य जो होता है वो मिश्रित भी बन सकता है और संयुक्त भी बन सकता है। तो उल्टा अगर चलेंगे तो संयुक्त वाक्य का अगर परिवर्तन करेंगे तो मिश्रित में भी कर सकते हैं, सरल में भी कर सकते हैं। मिश्रित वाक्य का अगर परिवर्तन करेंगे तो संयुक्त में भी कर सकते हैं या सरल में भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कर्मवाच्य का परिवर्तन करोगे तो कर्तरी में ही होगा, भाव में नहीं होगा। भाववाच्य का परिवर्तन अगर करोगे तो हमेशा किस में होगा, कर्तृवाच्य में होगा। यानी ये वाक्य केवल सीधा इसमें ही जाता है और ये दोनों में परिवर्तित हो सकते हैं। अब एक बात आप विशेष तौर से जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हो गए साहब। एक सरल वाक्य है, दूसरा मिश्रित वाक्य है और तीसरा संयुक्त वाक्य है। यहां भी जान गए आपकी क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो वाक्य नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें नाम हो वाच्य लिखा हुआ है। और वाच्य अगर लिखा हुआ तो आप जानते हैं कि पहला वाच्य जो होता है वो कर्तृवाच्य होता है, दूसरा जो होता है वो कर्मवाच्य होता है, तीसरा जो होता है वो भाववाच्य होता है। उसके बाद की स्थिति होती है वो पूछी जाती है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और वो जो 8 प्रकार हैं वो भी अपन याद करते हैं। अपन ने देखा सबसे पहले रचना के आधार पे 3, सरल, मिश्र, संयुक्त। फिर लास्ट वाला देखा क्रिया के आधार पे, वो भी 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देख रहे हैं अर्थ के आधार पे, और अर्थ के आधार पे जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, बिल्कुल 8 नामों बहुत इजी याद होते हैं। थोड़ा सा दिमाग में आप लगाइए कि हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में कोई भी सामाजिक समारोह जब होता है तो सारे कार्यों की देख रेख करने वाले जो होते हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, यानी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, यानी अपने जैसे युवा वर्ग जो है उनसे वो कार्य करवाते हैं। और वो जो कार्य करवाते हैं तो हो सकता है कि अपने को आज्ञा देंगे, हो सकता है अपने को मना करेंगे, हो सकता है अपने से प्रश्न करेंगे, हो सकता है अपने कोई वस्तु को लाने के लिए संकेत या इशारा करेंगे, हो सकता है उनको संदेह होगा, हो सकता है उनको आश्चर्य होगा। तो एक ट्रिक में इनको छोड़ दो और ऐसा कर्म याद कर लो, आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए अपने परिवार में किसी भी कार्य का विधान किया गया, मतलब विधान करने के लिए वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। जैसे उसका विधान किया गया तो सामान को लाने के लिए उस या उन वृद्ध व्यक्तियों ने अपने को आज्ञा दी। जैसे आज्ञा दी, गर्मी में अपना दिमाग गर्म था, अपने साहब मना कर दिया, मतलब निषेध कर दिया। जैसे ही निषेध किया तो वृद्ध व्यक्ति की इच्छा हुई क्या, पूछने की, यानी प्रश्न करने की, भाई तूने मना कैसे किया। मतलब कार्य का विधान किया, आज्ञा दी, निषेध किया, उसकी इच्छा हुई, अपने से प्रश्न किया। जैसे प्रश्न किया, अपन ने उत्तर नहीं बताया तो एक पास खड़े अपने दोस्त ने अपनी तरफ संकेत किया कि उत्तर ऐसा हो सकता है। जैसे संकेत किया तो खड़े हुए दूसरे व्यक्ति को थोड़ी सी शंका हुई और उसने कहा कि ऐसा, मतलब संदेह हुआ। अब संदेह अगर हुआ तो आश्चर्य तो साफ पैदा होगा ही,
और आश्रय अगर पैदा होगा तो वहां किसका नाम आ जाएगा? विस्मय का नाम आ जाएगा। मतलब सबसे पहले विधान, आज्ञा, निषेध, इच्छा, प्रश्न, संकेत, संदेह, विस्मय। तो अपन कह सकते हैं अर्थ के आधार पे है तो विधानार्थक, आज्ञार्थक, निषेधार्थक, इच्छार्थक, प्रश्नार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक और विस्मयार्थक। हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हुआ कि विधान बोधक, हो सकता है कहीं आपने पढ़ा होगा आज्ञा बोधक, हो सकता है कहीं आपने पढ़ा होगा निषेध बोधक, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा होगा इच्छा बोधक, हो सकता है आपने पढ़ा होगा प्रश्न बोधक, हो सकता है आपने संकेत बोधक, हो सकता है आपने संदेह बोधक और हो सकता है आपने विस्मय बोधक। अब जो साथी पहले शंका में थे या पहले इनको नहीं जानते थे, इनका कर्म मैं मानता हूँ शायद 85% लोग है ना, वो आज इनका कर्म पहली बार निर्धारित कर रहे हैं। और इस कर्म से आप अगर याद करोगे तो केवल 2 मिनट के अंदर सारे वाक्य है ना वो जान जाओगे, केवल 2 मिनट के अंदर। अब इससे पहले की अपन बात करते हैं कि यहां अपन ने रचना भी नाम लिखा, तो क्यों ना अपने दिमाग में एक डायग्राम बनाया जाए और उस डायग्राम के द्वारा ही अपन इनको एक साथ याद कर लें। तो रचना के आधार पर जो अपन ने किया था उसमें सबसे पहले सरल का नाम आया था। सरल है वो साधारण वाक्य की श्रेणी में जाता था, साधारण। दूसरा जो नाम आया था वो मिश्र या मिश्रित का आया था, मिश्रित का। और तीसरा नाम दोस्तों आया था संयुक्त वाक्य का, संयुक्त वाक्य का। उसके बाद में क्रिया के आधार पे जो किए थे वो वाक्य नहीं थे, वहां पे अपन ने नाम पढ़ा था वाच्य। और कई लोगों के दिमाग में अब भी प्रश्न उठ रहा होगा कि वाक्य अलग है और वाच्य अलग है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने कहा कि धातु वच है, वच में ये प्रत्यय जोड़ा है और वह में जो ए है उसकी वृद्धि होकर के वाह हो गया। और संस्कृत के विद्वानों ने कुहोस्तु सूत्र से च के स्थान पे क कर दिया और क करके उसका नाम क्या कर दिया? वाक्य कर दिया। मतलब ये संस्कृत से डायरेक्ट आए, सीधे आए और सीधे आए, तो इसलिए इनका नाम परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे तत्सम शब्दों का नाम परिवर्तित नहीं हुआ, वैसे इनका नाम परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए वाच्य के वाच्य रह गए। और वाच्य जब रह गए तो इनका निर्धारण भी 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है उसका नाम होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 पे अगर जाते हैं तो उसका नाम होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और नंबर 3 पे अगर जाते हैं तो उसका नाम होता है भाववाच्य, भाववाच्य। छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के बड़ी से बड़ी एग्जाम में वाक्य का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कक्षा 6 का बच्चा हो, चाहे वो रिट की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे वो 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, या फिर कोई पटवारी हो, या फिर जैसे कोई ग्राम सेवक की तैयारी करता हो, या फिर कोई हॉस्टल वार्डन की तैयारी करता हो, या फिर कोई एसआई की तैयारी करता हो, हर एग्जाम में वाक्य का प्रश्न जरूर आता है। अब ये डायग्राम अपने सामने आ गया। अब किसमें कैसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सुन लो। एक तो दिमाग में बिठा लो कि अगर वर्णन आएगा इसके संबंध में यहां का यहां आएगा। मान लो उदाहरण के रूप में उसने प्रश्न ये कर दिया कि निम्न में से क्रिया के आधार पे वाक्य नहीं है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्णवाच्य। तो अपन जानते हैं इन 3 के अलावा कोई भी नाम आता है तो क्रिया के आधार पे नहीं है। उसके बाद में कोई ये कहते कि निम्न में से अर्थ के आधार पे वाक्य नहीं है, वो दे दे कि विधान बोधक, आज्ञा बोधक, निषेध बोधक, इच्छा बोधक, आशीर्वाद बोधक। तो अपन सोचते हैं कि भाई आशीर्वाद बोधक का नाम तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। अपन ने तो सबसे पहले विधान पढ़ा था, आज्ञा पढ़ा था, निषेध पढ़ा था, इच्छा पढ़ा था, इच्छा के बाद में प्रश्न पढ़ा था, 2 सकार कंटिन्यू, संकेत, संदेह और लास्ट में आया विस्मय। अब उसके बाद में इधर की अगर बात करते हैं, इनका परिवर्तन कभी नहीं पूछेगा कि निम्न में से विधान बोधक जो वाक्य है वो आज्ञा बोधक में कैसे परिवर्तित होगा, निषेध में कैसे होगा, इच्छा में कैसे होगा, कभी नहीं आएगा। इसका सीधा प्रश्न आएगा। और खास तौर से ध्यान रहे, हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है वो या तो इससे या फिर इससे या फिर इससे और या फिर इन दोनों से, यानी 5 वाक्यों से सबसे ज्यादा प्रश्न होता है। और गलत होने का चांस भी इन्हीं में रहता है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली प्रश्न आते हैं। अब रचना के आधार पर जो वाक्य करते हैं उसमें सरल है, साधारण है, या मिश्र या मिश्रित है, या फिर कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अब कोई ये कहते कि जटिलता के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वाक्य होता है
और एक इन दोनों को जटिल वाक्य की श्रेणी में लिया जाता है, यानी जटिल वाक्य होता है। तो जटिल वाक्य कितने होते हैं? 2, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। पहली बात यह। फिर उसके बाद में उसने अगर प्रश्न पूछ लिया कि उद्देश्य और विधेय, तो इन सबको भूल जाओ। उद्देश्य और विधेय का नाम अगर आएगा तो यहां पे आएगा। कोई ये कहते कि कर्ता के अनुसार क्रिया, तो क्रिया का नाम आया साहब, क्रिया। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया, या पहली क्रिया के अनुसार दूसरी क्रिया, या फिर जहां भावों के अनुसार क्रिया, तो आप कहोगे वाच्य है। और कोई ये कहते कि इच्छा का अर्थ, आशीर्वाद का अर्थ, कोई कहते निषेध का अर्थ, कोई कहते कि विस्मय आश्रय का अर्थ, तो आप कहोगे कि अर्थ का अगर नाम है तो वो अर्थ के आधार पे ही। तो इस आधार पे अपन वाक्यों का निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम अपने सामने होना चाहिए। उसके बाद की स्थिति आती है कि कई व्यक्तियों के दिमाग में यह भी प्रश्न आ गया कि वाक्य नहीं साहब, उपवाक्य आ गया। उपवाक्य, उपवाक्य। तो आपको ध्यान रहे कि उपवाक्य जो होते हैं वो अधूरे वाक्य होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे, जैसे यही आ गया वैसा भरोगे, जैसा करोगे। व्यक्ति की जिज्ञासा शांत नहीं होती है कि जैसा करोगे, थोड़ा सा सोचते हैं आगे कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला, तो इसका मतलब वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे रहा। जो पूरा अर्थ नहीं देता है उसी का नाम क्या होता है? उपवाक्य होता है। और ध्यान रहे कि उपवाक्य जो आते हैं ना वो हमेशा मिश्रित वाक्य में आते हैं। और उपवाक्य जो होते हैं वो एक तो प्रधान उपवाक्य होते हैं, कुछ आश्रित होते हैं। तो नाम एक और आया इसमें कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य का जहां पर भी नाम आएगा वहां मिश्र या मिश्रित वाक्य आएगा। तो आपने जो पहला डायग्राम बनाया, जहां भी वाक्य की शुरुआत करते हो सबसे पहले डायग्राम यही होना चाहिए। ये डायग्राम अगर होगा तो जैसे आप उसको पन्ने को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा कि सरल वाक्य ऐसे होता है, मिश्रित वाक्य ऐसे होता है, संयुक्त वाक्य ऐसे होता है, विधान ऐसा होता है, आज्ञा ऐसा होता है, या फिर कर्तृवाच्य ऐसा होता है, कर्मवाच्य ऐसा होता है, भाववाच्य ऐसा होता है। बिल्कुल डेली रिवीजन अगर करोगे तो इस तरीके से हिंदी के जो प्रत्येक टॉपिक होते हैं उनका एक एक पन्ना होता है। और एक एक पन्ने अगर करने के बाद में अपन करते हैं तो 21 टॉपिक अपने सामने आ रही। 21 टॉपिक का अध्ययन आप 3-3 मिनट का भी एक पन्ने को अगर देते हो तो आप देख लो कि कितना टाइम लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्याकरण का डेली रिवीजन किया जा सकता है, डेली अभ्यास है वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए उसी पन्ने में थोड़ी सी जगह बच गई तो आपने लिखा कि भाई मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य जहां भी होता है वहां नाम आश्रित का आएगा कि आश्रित वाक्यों या उपवाक्यों वाला जो वाक्य वो कौन सा होता है, तो आप कहोगे मिश्रित है। क्यों कहोगे? प्रैक्टिस बिठा लो दिमाग में, इसमें मिश्र है, इसमें मिश्र है। उसके बाद में कोई ये कह दे कि उपवाक्यों वाला वाक्य, तो आप ये कहोगे उपवाक्यों वाला वाक्य भी कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। फिर उसके बाद में जैसे उपवाक्य का नाम आया तो आप कह सकते हो कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चर्चा जब यहां पे करेंगे तब अपन बताएंगे। जैसे संयुक्त वाक्य का अगर नाम आया तो आप कहोगे कि संयुक्त वाक्य में कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं। मतलब समानाधिकरण, समान अर्थ रखने वाले। मोहन जाता है और सोहन आता है, और को हटा दोगे, मोहन जाता है सोहन आता है, दोनों ने अर्थ वो समान रखा तो उनका नाम क्या हो गया? समानाधिकरण हो गया। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि होते कौन कौन से हैं, और इन सब को जानने के लिए अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे साहब। और अगले वीडियो में खास तौर से सबसे पहले क्रिया के आधार पे वाक्य वो लेके चलेंगे और उसी के साथ में अर्थ के आधार पे वाक्य लेके चलेंगे। यानी एक आधे घंटे का टाइम तो इसमें लगेगा, आधे घंटे का टाइम इसमें लगेगा, और आधा घंटा है वो ये चीजें खा जाएंगे। और इस आधार पे 4 या 5 घंटे के अंदर, यानी 4-5 वीडियो के अंदर अपन वाक्य वाला टॉपिक है वो पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी सुखी रहें, सभी घरों में रहें।